क्या मतलब? अपार्टमेंट की चाबी नहीं है? अरे ऐसे कैसे गिर जाएगी चाबी? ध्यान से देखो, पर्स में होगी। मजाक बनाकर रख दिया दोस्तों के सामने। एक चाबी संभाल कर नहीं रख सकती तुम? रितेश गुस्से में आग बबूला होकर नताशा पर गरजने लगा। उसके तेज होते तीखे लफ्जों से नताशा की आंखें डबडबा गई और वो रोने रोने को हो आई। अब बस भी कर रितेश, भाभी ने जानबूझकर थोड़ी खोई होगी चाबी। हम कुछ करते हैं ना। मोहन को अपनी तरफदारी करता देख नताशा में थोड़ी हिम्मत आती है और वो कहती है, हाँ जी, आप किसी चाबी वाले को क्यों नहीं बुला लेते? नताशा की बात सुन रितेश और भी ज्यादा मुंह बना लेता है। नताशा, ये तुम्हारा गांव नहीं है जहाँ बगल में से किसी को भी बुला लाएं। आधी रात में यहाँ चाबी वाला नहीं मिलता। फिर तो मेरा गांव ही अच्छा है, कम से कम लोग वक्त पर काम तो आते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? एक बार ताला खोल लूं फिर तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। रितेश इतना कहता हुआ नीचे से एक पत्थर लाता है और ताला तोड़ पैर पटकते हुए अंदर चला जाता है। लेकिन बेचारी नताशा वहीं अपने थप्पड़ पड़े गाल को पकड़े खड़ी रहती है। भाभी जी, आप रोइए मत। ना जाने रितेश को क्या हो गया है, पहले तो ऐसा नहीं करता था वो। पता है मुझे, उनका ऐसा रवैया सिर्फ मेरे साथ है, क्योंकि मैं गांव से हूँ ना, इसीलिए वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्या गांव से होना इतना बुरा है? अरे नहीं भाभी जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना कहता हुआ मोहन नताशा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर उसके आंसू पोंछने लगता है। नताशा के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पर वो कुछ नहीं कहती, बस मोहन की आंखों में देखने लगती है, जिसमें ऐसा प्यार था जो उसने आज तक अपने पति की आंखों में नहीं देखा था। भाभी जी, रितेश तो बेवकूफ है जो आपसे नफरत करता है। मुझे तो आप में डूब मरने का मन करता है। इतना कहता हुआ मोहन उसके लबों के करीब पहुंचने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी ये क्या कर रहे हैं मोहन जी, आप दूर हटिए। नताशा मोहन को खुद से दूर करते हुए सीधे अंदर की ओर भाग जाती है। अगली सुबह मोबाइल के एक नोटिफिकेशन से रितेश की नींद टूटती है। वो मोबाइल देखता है तो उसमें उस पल का वीडियो होता है जब मोहन नताशा के बिल्कुल करीब था और नीचे नताशा का मैसेज, रितेश, तुम जो प्यार मुझे नहीं दे पाए वो मुझे मोहन से मिल रहा है, इसलिए मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रही हूँ। मुझे वापस लाने की कोशिश मत करना। ये मैसेज देख रितेश की आंखें नम हो गई थी और वो रोते हुए अपने ससुर को कॉल करके सारी बात बता देता है कि नताशा ने उसके साथ क्या किया। साथ ही वो वादा भी करता है कि वो नताशा को वापस लेकर आएगा। लेकिन नताशा के पापा आग बबूला होकर कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। किसी दूसरे मर्द के साथ भागकर उसने मेरे कुल का नाम मिट्टी में मिला दिया है। आज से वो मेरे लिए मर गई। आप भी उसे मरा हुआ समझें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। नताशा के पिता बहुत ही रूढ़िवादी समाज से थे, इतने कि अगर नताशा उनके सामने आ जाए तो वो इस गलती के लिए उसका सिर भी कलम कर दे। रितेश को भी पता था कि अब वो लौट कर नहीं आएगी। जी, मुझे भी यही लगता है अंकल कि अब वो लौट कर नहीं आएगी और उसके बिना इस घर में रहने का सोच भी नहीं सकता, इसलिए मैं वापस लंदन जा रहा हूँ। बात पूरी कर रितेश अपना सामान पैक करता है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। फिर पूरे 5 साल बाद वापस लौटता है, पर इस बार अकेले नहीं, एक लड़की के साथ वापस आता है। एंजेला, टैक्सी इधर है, तुम वहाँ क्या कर रही हो? एंजेला रितेश की गर्लफ्रेंड है, जिसे वो हमेशा से प्यार करता आ रहा है, लेकिन घर वालों की जबरदस्ती के कारण उसे नताशा से शादी करनी पड़ी और एंजेला उसे छोड़कर लंदन चली गई। पर अब वो आजाद था अपने प्यार के साथ जिंदगी गुजारने के लिए। रितेश बेबी, हम कहाँ जा रहे हैं? नताशा से शादी कर दहेज में अपार्टमेंट मिला था, वो तो चली गई, पर वो अपार्टमेंट अब भी मेरा है। नहीं रितेश, मैं उस अपार्टमेंट में नहीं रहूंगी जहाँ तुम किसी के साथ। ओ बेबी, बस कुछ ही दिनों की बात है। उस अपार्टमेंट को बेचकर हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ दिनों की बात सुन एंजेला मान जाती है और गाड़ी एक हाई राइज सोसाइटी के बाहर रुक जाती है। रितेश घर की चाबी एंजेला के हाथ में देकर कहता है, बेबी, अपना अपार्टमेंट 6th फ्लोर पर है, तुम जाओ, मैं सामान लेकर आता हूँ, ये लो चाबी। एंजेला लिफ्ट लेकर सीधे 6th फ्लोर पर पहुंच जाती है। लिफ्ट खुलते ही सामने उसके अपार्टमेंट का दरवाजा होता है। एंजेला गेट खोलने के लिए
जैसे ही चाबी उठाती है कि दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और एंजेला को ठंडक सी महसूस होती है। वो अपार्टमेंट के अंदर पहुंच सभी लाइटों को जला देती है और अपना सामान रख सीधे वॉशरूम में चली जाती है। वो अपनी आंखों को बंद कर चेहरा धोने लगती है और फिर जैसे ही सामने आईने में देखती है तो उसका चेहरा खून से सना होता है और उसके पीछे एक धुंधली सी शक्ल की औरत होती है। एंजेला ये मंजर देखकर चीख पड़ती है और तभी उसके दरवाजे पर एक तेज दस्तक होती है। बेबी क्या हुआ? तुम चीख क्यों रही हो? दरवाजा खोलो। एंजेला आनन फानन में दरवाजा खोलती है और सीधे रितेश के गले लग जाती है। बेबी टंकी से खून निकल रहा है और यहाँ अंदर कोई औरत थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। रितेश एंजेला को संभालते हुए कहता है, कहाँ है खून? यहाँ तो कोई भी नहीं है। एंजेला ने भी जब मुड़कर देखा तो कहीं भी खून के निशान नहीं थे और ना ही उस बाथरूम में उसके सिवा कोई और था। मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ कोई थी। अरे थक गई हो तुम बेबी, भ्रम हो रहा होगा। चलो आओ रेस्ट कर लो। नहीं, इस घर में कुछ तो है। आते वक्त दरवाजा भी अपने आप खुल गया था और अब ये। क्या बात कर रही हो तुम? दरवाजा अपने आप कैसे खुल जाएगा? रितेश ने इतना कहा ही था कि एक तेज आवाज हुई। दोनों कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आए तो देखा कि अपार्टमेंट का दरवाजा बंद था। पर कैसे? किसने किया दरवाजा बंद, जबकि वो दोनों तो अंदर थे? मैं बता रही हूँ रितेश, कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ। कौन है यहाँ? कौन है? बोलता क्यों नहीं? अरे दरवाजा किसने बंद किया? सामने आओ। रितेश के चीखने के साथ ही उसे एक तेज धक्का लगा और वो हॉल में रखे सेंटर टेबल पर गिर पड़ा और टेबल टूटकर चकनाचूर हो गई। रितेश! एंजेला चीखते हुए उसकी तरफ बढ़ी ही थी कि तभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके पांव को पकड़कर अंदर खींच लिया हो। रितेश इस तरह गिरा था कि उसे हिलने का भी होश नहीं था और देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने एंजेला घिसटते हुए वापस कमरे के अंदर चली गई। रितेश कैसे तैसे हिम्मत करके उठता है और लड़खड़ाते हुए कमरे के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहां एंजेला कहीं दिखाई नहीं देती। एंजेला, एंजेला, कहाँ हो तुम? एंजेला को ढूंढते हुए रितेश जैसे ही अलमीरा खोलता है उसमें से एक लाश सीधे उसके ऊपर आकर गिरती है और वो उसके नीचे दब जाता है। लाश को जब वो खुद के ऊपर से उठाता है तो चीख पड़ता है, मोहन! एंजेला, एंजेला तुम वहां? नहीं। रितेश, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और मोहन तो नताशा के साथ भाग गया था, उसकी लाश यहाँ कैसे? मुझे नहीं पता। नहीं पता रितेश, तो ये लो। इस डरावनी आवाज के साथ एंजेला वापस से सीलिंग में जा लटकी। रितेश का डर के मारे गला सूखने लगा क्योंकि गूंजने वाली ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि नताशा की ही थी, जिसका साया सीलिंग से लटकती एंजेला के पीछे से झांक रहा था। नहीं, तुम ये नहीं हो सकती। तुम कैसे हो सकती हो? मैंने तो तुम्हें क्या रितेश? बोलो या तुम्हारी एंजेला को खत्म कर दूं। नहीं नताशा, प्लीज उसे कुछ मत करना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। रितेश, तुम बताओगे क्या हो रहा है यहाँ? कहाँ है नताशा और तुम किससे बात कर रहे हो? मैं यहाँ क्यों लटकी हुई हूँ? मैंने लटकाया है तुम्हें एंजेला। नताशा, तुम ये क्यों कर रही हो सब? तुम तो छोड़कर चली गई थी ना रितेश को। एंजेला की बात सुन नताशा उसे जमीन पर गिरा देती है और अपनी दर्द भरी कहानी बताने लगती है। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इसे छोड़ दिया? नहीं एंजेला, मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए इन्होंने मुझे मार दिया अपने दोस्त के साथ मिलकर। नताशा उसे बताती है कि उस रात जब मोहन उसके करीब आया था तब रितेश ने पूरे प्लानिंग से उसका वीडियो बना लिया और फिर अगली सुबह नताशा के मोबाइल से खुद को मैसेज कर सबके सामने नताशा को बदनाम कर दिया और खुद लंदन निकल गया एंजेला के पास और पीछे उसके दोस्त मोहन को छोड़ गया उसे खत्म करने के लिए। लेकिन उसका दोस्त मोहन कई रात तक उसके साथ जबरदस्ती करता रहा और फिर एक दिन जब नताशा भागने की कोशिश करने लगी तो मोहन ने उसका काम तमाम कर अपार्टमेंट में ही चुनवा दिया। जब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है अपने खून का बदला लेने के लिए।
जिसकी शुरुआत उसने मोहन को मार कर की जब वो अपार्टमेंट में सालों बाद किसी के साथ रात रंगीन करने के लिए आया था। और तब से ही उसे इंतजार था कि रितेश वापस कब लौटे और वो अपने असली गुनहगार से बदला ले सके। नताशा, मैंने मोहन से बस तुम्हें खत्म करने को कहा था। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करेगा। शर्म करो रितेश, शर्म करो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सब मैंने तुम्हें पाने के लिए किया है एंजिला। नहीं रितेश नहीं, मैंने ये कभी नहीं चाहा। इन दोनों की बातें सुन नताशा चीख उठी और एंजेला का गला पकड़कर उसे जमीन पर दे मारा। बंद कर अपनी बकवास रितेश। अगर चाहता है कि ये लड़की जिंदा रहे तो अभी मेरे ऊपर लगाए सारे दाग साफ कर। रितेश उसका मतलब समझ चुका था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नताशा के पिता को ये सब सच बताए, क्योंकि जो इंसान अपनी बेटी की गलती पर उसे मार सकता है तो फिर अपनी ही बेटी के हत्यारों को जहन्नुम से निकाल कर खुद अपने हाथों से मारने का जज्बा भी रखता है। लेकिन एंजेला की जान बचाने के लिए उसे ये भी करना पड़ता है। रितेश, तूने मेरी बेटी के साथ ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। मैं तुझे गोलियों से छल्ली कर दूंगा, तू बस देखता रहे। फोन कटते ही नताशा गायब हो गई और फिर रितेश ने एंजेला से कहा, चलो एंजेला, हमें यहाँ से भागना होगा वरना हमारी खैर नहीं। रितेश, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहूंगी। दूर ही रहना मुझसे। इतना कहते हुए एंजेला रितेश को छोड़कर चली गई। रितेश की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो वहीं टूट कर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद उसे याद आया कि उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए, और जैसे ही वो निकलने की कोशिश करता है कि उसके सामने नताशा आ जाती है। तुम कहाँ चले रितेश? अपनी मौत का इंतजार नहीं कर पा रहे क्या? कहो तो अभी जान निकाल दूं। रितेश नताशा को कुछ भी जवाब नहीं देता, सीधे दरवाजे की तरफ भागता है। लेकिन नताशा के एक इशारे पर वो सीधे दीवार पर लगे हिरण के सींगों पर जाकर धंस जाता है, जहां से वो निकल नहीं पाता और ना ही मर पाता है। और अगली सुबह जब नताशा के पिता वहां आते हैं तो रितेश को वहां लटका देख बचाते नहीं बल्कि अपनी बंदूक से उसके सीने को छलनी कर देते हैं, और फिर साइड टेबल पर रखे नताशा के फोटो को लेकर रोने लगते हैं। बेटी, मैंने किसी और की बात पर यकीन करके तुझे गलत मान लिया था। कितनी बड़ी भूल की थी मैंने। भगवान ना करे कोई और बाप यूं ही अपनी फूल सी बेटी को किसी के भी हाथ सौंप दे और उसे मुझ जैसा दिन देखना पड़े। मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे माफ कर देना। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।